नेक्स्ट इट इज सेंसिटिव एवेन्यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो इसमें बात करते हैं रिगार्डिंग द गोल्ड एंड डायमंड मार्केट। तो बहुत से सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है बिटवीन द गोल्ड एंड डायमंड मार्केट। तो गोल्ड है उसकी अगर हम वर्थ की बात करें पर यूनिट ऑफ वेट के हिसाब से तो वो काफी ज्यादा है एंड इसके लिए एक कांस्टेंट मार्केट है। जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड है उसे आसानी से आप डिटरमाइन कर सकते हैं एंड साथ ही साथ ये सभी के समझने के लिए आसान भी है। डायमंड्स की अगर दूसरे आप बात करते हैं तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंडिविजुअल डायमंड की किसी की वर्थ जो है वो करोड़ों में हो सकती है, लेकिन सभी डायमंड के केस में ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि आपको राइट बायर की इस्तेमाल करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर डायमंड उसको आप बेच पाए। सेकंड ये कि इसकी जो वैल्यू है डिविजिबल नहीं है, यानी कि एक डायमंड जिसकी वर्थ 1 लाख यूएसडी है उसे आप 2 डायमंड्स में कट नहीं कर सकते $50,000 यूएसडी में बेचने के लिए। तो वैल्यूएशन ऑफ जो डायमंड है उससे भी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो होना पॉसिबल होना जरूरी है। सो गोल्ड मार्केट किस तरह से एक एडवांटेज देती है मनी लॉन्ड्रर्स को। तो पहली बात तो यह है कि इसकी जो वैल्यू है, कन्वर्टेबिलिटी है एंड जो पोटेंशियल है, यानी कि आप बिना किसी नाम को बताए, नाम को जाने इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो बहुत सी जो लॉन्ड्रिंग स्कीम्स रहती हैं जिसमें गोल्ड इन्वॉल्व रहता है वो डायरेक्टली किससे कवर रहता है, ड्रग ट्रैफिकिंग से, करप्शन से, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी से, या फिर इलीगल जो ट्रेड किया गया मर्चेंडाइज का, गुड्स का, उससे रिलेटेड रहता है। या फिर हो सकता है कि गोल्ड इटसेल्फ ही प्रोसीड रहा हो क्रिमिनल एक्टिविटी का, यानी कि मान लीजिए कि गोल्ड को चुरा लिया गया तो वो भी क्या उसका पार्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि गोल्ड को अगर चुराया गया है या फिर स्मगल किया गया है या फिर उसकी फॉल्स इनवॉइसिंग की गई है तो वो भी क्या है, एक आपका मनी लॉन्ड्रिंग का ऑलरेडी पार्ट ही बन गया। तो बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जो गोल्ड की वैल्यू को जानती हैं, यानी कि उसमें उनमें क्या रहता है कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस है या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जिसके कारण वो ज्यादा गोल्ड को परचेज करने में खुश हैं। ठीक है, तो इंपोर्टर्स जो हैं वो यहां पर जो हैवी इंपोर्टर्स हैं गोल्ड के, वो इसकी स्मगलिंग का पार्ट बन जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं। एंड ड्यू टू इट्स हाई वैल्यू जो गोल्ड है उसे स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड ये लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द डायमंड मार्केट। सो जो इलीगल ट्रेड है डायमंड्स का वो सर्टेन एरियाज जो है वर्ल्ड में वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो डायमंड्स का इस्तेमाल करते हैं इन रीजन्स में अपनी एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए। तो जिस आसानी के साथ आप डायमंड को छुपा सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड जो उनकी वैल्यू है, हाई वैल्यू है पर ग्राम, वो डायमंड्स को एक अट्रैक्टिव तरीका बनाता है क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। नेक्स्ट इट इज पीईपीएस और करप्शन। पीईपी क्या है? पीईपी इज पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। तो पॉलिटिकली एक्सपोज जो पर्सन रहता है वो अपने ओहदे का बेनिफिट उठाते हुए, अपने प्लेस का जिस पावर जो उसके पास है उसका बेनिफिट उठाते हुए वो प्रोसीड्स को आसानी से निकाल सकता है, करप्शन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे इंस्टेंसेस जो हैं कि जो पर्सन इन चार्ज है, जो गवर्न कर रहा है किसी कंट्री को, या फिर जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो करप्शन में शामिल हो सकता है, या फिर और तरह की प्रोसीड्स में शामिल हो सकता है जो क्राइम को जनरेट कर रही है, यानी कि जो क्राइम जनरेट कर रही है प्रोसीड्स उसमें शामिल हो सकता है वो। ठीक है, तो ये कोई रेयर चांस नहीं है। तो बहुत से ऐसे चांसेस देखने को मिलते हैं जहां पर पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट हैं एंड जो दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं, उन्हें डिटेक्ट किया गया है एंड इन्वेस्टिगेट किया गया है। Then it is misuse of non-profit organizations and charities. So जो non-profit organizations हैं इस स्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा यूजफुल माना जाता है मनी लॉन्ड्रर्स के द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा, जिसके थ्रू वो अपनी एक्टिविटीज को चैनलाइज कर सकते हैं। एंड ये काफी तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया एक स्टेटेड चैरिटेबल पर्पस के बेस पर, लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ फंड्स को चैनल करने के लिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, यानी कि बनेगा वो किसी चैरिटेबल पर्पस के बेस पर, रजिस्टर किया जाएगा उसे, लेकिन यूज किया जाएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग के लिए। सेकंड फॉर्म क्या रह सकती है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको चैरिटेबल पर्पस से बनाया गया, लेकिन उसे पैसा उसमें किसके द्वारा डाला जा रहा है? टेररिस्ट के द्वारा डाला जा रहा है, सपोर्टर्स के द्वारा डाला जा रहा है, या फिर उन्हीं के द्वारा इस पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ज्यादातर क्या रहता है कि डोनर की नॉलेज में नहीं होता, यानी कि मेंबर्स की नॉलेज में नहीं होता, मैनेजमेंट की नॉलेज में नहीं होता। इसके अलावा क्या मेथड हो सकता है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर सकती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ फंड्स को कवर करने के लिए वो काम कर रही है, जो बेसिकली एक इंटरनेशनल बेसिस पर काम कर रही है। एंड कई केसेस में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो टेररिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है लॉजिस्टिक वे में, यानी कि जब मूवमेंट करनी है एक जगह से दूसरी जगह में, एंड पैसे की मूवमेंट में, यानी कि पैसा जो भेजना है एक जगह से दूसरी जगह में, उस तरह से जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है हेल्प करती हैं टेररिस्ट की।
So that was regarding the money laundering and some methods of it.